सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। अगर हम बात करें तो ये जो दिवाली है, दिवाली को हम लाइट यानी कि प्रकाश का जो फेस्टिवल है वो मानते हैं। लाइट यानी कि प्रकाश का जो फेस्टिवल, प्रकाश का जो त्यौहार है वो मानते हैं। तो आज हम बात करेंगे लाइट के बारे में कि लाइट का हमारा जीवन यानी कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस, क्या महत्वपूर्ण है। अगर हम बारीकी से अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो जीवन, हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है वह संपूर्ण तरीके से लाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम हमारे जीवन के अंदर से लाइट निकाल दें तो हमारी लाइफ, जीवन जो है वो भी निकल जाएगी। लोग सोचेंगे कि ये कैसे है, तो वो हम वन बाय वन जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। लाइट इज इक्वल टू लाइफ, ऐसा भी जो है वो आप मान सकते हैं। अगर आप अपने जीवन के अंदर जब सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को जब सोते हैं, उन सभी का अगर आप टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन किसी न किसी तरीके से लाइट के साथ जुड़ा हुआ है। उन सभी बात को ही हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्या आपको पता है कि आपको आपके उठने का टाइम और आपके सोने का टाइम जो है वह शरीर, आपकी जो बॉडी जो है वो नक्की करती है। किस तरीके से नक्की करती है? आपको जब नींद आती है तब आपका बॉडी, आपका जो शरीर है वह आपको बोल देता है कि अभी स्लीप यानी कि सोने का टाइम हो गया है, या फिर आपकी बॉडी जो है वो सुबह आपको बोल देती है कि अभी उठने का टाइम हो गया है। किस तरीके से? मान लो कि अगर रात को सोने का टाइम हो गया तो आपकी जो आंखें हैं उसमें नींद दिखने लगती है, आपके शरीर के अंदर थकान जो है वो महसूस होने लगती है, आपका चेहरा जो है वो उतर जाता है, ऐसा सब कुछ होने लगता है। सुबह भी जब उठने की बारी आती है तब आपको ऐसा फील होता है कि अब शायद दिन उग गया होगा, दिन जो है, सूरज जो है उग गया होगा और अभी उठने का टाइम हो गया है। तो मतलब कि यह सब कैसे होता है? तो इन सभी चीज़ की अगर हम बात करें तो यह सब होता है एक चीज़ की वजह से जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे सभी के शरीर के अंदर इस प्रकार की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। हमारे तो छोड़ो, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, हर कोई चीज़ जो है वो आ जाता है, उन सभी के अंदर इस प्रकार की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब यह कि यह एक प्रकार की ऐसी क्लॉक है, यह एक प्रकार की ऐसी घड़ी है कि जो हमारे शरीर के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो फिट कर दी होती है। और यह जो क्लॉक होती है वह हमारी क्लॉक की तरह नहीं चलती है, बल्कि यह नेचर यानी कि कुदरत की जो घड़ी है उसके हिसाब से चलती है। तो अभी इसको कैसे, तो हमें पता चल जाता है कि अभी सोना है तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलता है, हमें उठना है तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से जो है वो चलते हैं। कई बार आपने एक शब्द सुना होगा, एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन क्या है? तो यह जो एक्लाइमेटाइजेशन है वो कई बार क्या होता है कि आप मान लो कि इंडिया में रह रहे हो और इंडिया से मान लो कि आप यूरोप जा रहे हैं या फिर अमेरिका जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो क्या लगेगा कि आपको 1-2 दिन लगेंगे वहाँ के एक्लाइमेटाइज, मतलब कि वहाँ का जो वेदर, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ सेट होने के लिए। तो उसी का जो शब्द है, उसी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्लाइमेटाइजेशन। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब क्या है कि आप कहीं दूसरी जगह पर जा रहे हैं कि जहाँ की नेचर, जहाँ की आबो हवा, जहाँ की वेदर, जहाँ का जो क्लाइमेट है वह आपके क्लाइमेट से अलग है, तब आपको वहाँ पर एक्लाइमेटाइज होने के लिए 1 या 2 दिन जो है वो लग जाएंगे। क्योंकि मान लो कि आप भारत से अमेरिका जा रहे हैं तो वहाँ पर जब दिन होता है तो यहाँ पर रात होती है, या फिर यहाँ पर रात होता है तो वहाँ पर दिन होती है। मतलब कि टाइम जोन जो है वो अलग अलग होता है। टाइम जोन अगर भारत और लंदन की बात करें तो भारत और लंदन के बीच में 4 या 5 कलाक का गैप है। तो इन सबको एक्लाइमेटाइज करने के लिए जो है आपको थोड़ा बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो स्पेस से ट्रैवल करते हैं या फिर स्पेस में भी जो एस्ट्रोनॉट लोग जो जाते हैं तो वहाँ पर जाने से पहले उसको इस तरीके से एक्लाइमेटाइज किया जाता है। तो आखिर यह एक्लाइमेटाइज किस तरीके से होता है? तो यह पूरा का पूरा एक्लाइमेटाइजेशन यह जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके हिसाब से होता है, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके शरीर के अंदर जो घड़ी है उसको मैच करना रहता है। अभी समझते हैं कि यह बायोलॉजिकल क्लॉक जो काम किस तरीके से करती है। अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, बायोलॉजिकल क्लॉक वह लाइट यानी कि प्रकाश की मदद से काम करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक को जब पता चलता है कि अभी आसपास जो है वो लाइट यानी कि प्रकाश नहीं है, तब उसको पता चल जाता है कि अभी सोने का टाइम हो गया है। सुबह जब आप उठते हैं तो उसको पता चल जाता है कि आसपास सूर्य की किरणें जो है वह दिखने लगी है, सनराइज वह अभी दिखने, तो मतलब कि अभी जो है उठने का टाइम हो गया है। आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो यह जो बर्ड्स होते हैं वह लाखों करोड़ों किलोमीटर की जो यात्रा जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो वह किस तरीके से करते हैं? उनके पास तो कोई मैप भी होता नहीं है, तो वो उनके अंदर भी यह बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर उसके अंदर उनके पास जो सेंसिस होती है
वह जो है वो इस तरीके से काम करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बर्ड्स है या फिर कोई एनिमल्स है तो उनका भी जो उठने का और सोने का जो टाइम होता है वह निश्चित होता है, तो वो है यह बायोलॉजिकल क्लॉक के आधार से होता है। और बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है लाइट के आधार से। यहाँ पर जो लाइट है वह अगर बर्ड्स और एनिमल्स की बात करें तो बर्ड्स और एनिमल जिस लाइट का प्रयोग करते हैं उसे हम सन बोलते हैं। सनलाइट या फिर सन रेज जो होते हैं उससे वह जो है वो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया करती है। इनका जो मैटिंग का समय होता है, यानी कि इनका जो प्रजनन का समय होता है, इनका जो ब्रीडिंग का समय होता है, वह भी सनलाइट से ही प्रभावित होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक की मदद से। अभी समझते, कई बार आपने एक ऐसी रिपोर्ट भी देखी होगी कि यह जो हम आर्टिफिशियल लाइट और उन सब का जो प्रयोग करते हैं, आर्टिफिशियल लाइट, या फिर आपने देखा होगा कि जो मेगा सिटी होता है, जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है, उसमें क्या होता है कि रात को यानी कि नाइट के टाइम में भी जो है वो बहुत सारी लाइट्स जो है चलती रहती है। कभी रात होती ही नहीं, मतलब दिन ही चलता रहता है, लाइट हमेशा चालू रहती है। तो कई बार ऐसी स्टडी पब्लिश हो चुकी है कि इन सभी आर्टिफिशियल लाइट की मदद से यह जो बर्ड्स और एनिमल्स जो है उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर बहुत जो है वो परिवर्तन आ रहा है, और वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी सोना है कि उठना है, कि उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अंदर ग्लिच, उसके अंदर कुछ ना कुछ खामी आ गई है। तो अभी यह बात आप समझ गए होंगे कि लाइट जो है वो किसके साथ संबंधित है। तो वो तो जो है वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ संबंधित है। अभी हम थोड़ी बात समझते हैं कि अगर अर्थ की बात करें, पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे बड़ा एनर्जी का कोई सोर्स है तो वह कौन है। तो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स जो है वह सन है। वह हम धीरे धीरे समझेंगे। आपको शायद यह बात अभी लेकिन समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम यह साबित करेंगे कि सन कैसे है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो सन कैसे है। अभी हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल क्लॉक की। बायोलॉजिकल क्लॉक का संबंध है लाइट से, और यह जो लाइट है वहाँ पर हम जनरली सनलाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में तो यह जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सनलाइट के साथ साथ जो आर्टिफिशियल लाइट है उसके साथ भी यह बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो मैच हो गई है। क्यों? क्योंकि थियरी ऑफ इवोल्यूएशन हमने बहुत समय से देखा होगा कि जो लाइट है जो है हमें लाइट में ह्यूमन बीइंग मनुष्य जो है, मनुष्य का अभी इस तरीके से इवोल्यूशन हो गए हैं कि उसको लाइट के अंदर रहने का जो है वह अनुभव हो गया है। वह लाइट के अंदर ही सभी काम कर सकता है। यहाँ पर ब्लाइंड लोग जो है उसको हम एक्सेप्शन के रूप में लेंगे। यहाँ पर हम कुछ और चीज़ देखेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है, जब बिजली चली जाती है, तब आप जो है आप सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, आप जो है वो कैंडल ढूंढने का काम करते हैं, या फिर मोमबत्ती जो है, या फिर किसी भी तरीके से लाइट जो है वो आप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह भी समझते, अगर आप अचानक से लाइट चली गई है और अगर आप चलने की कोशिश करेंगे, अगर आप वॉक चलने की कोशिश करेंगे, तो आपने देखा होगा कि आप स्ट्रेट सीधी लाइन में जो है वो चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी की सेंसेस, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, आपके ब्रेन के अंदर जो सभी चीज़ काम करती है वह लाइट के आधार पर ही काम करती है। जब लाइट नहीं होती है तब वह अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक का, यह न्यूरॉन्स का, यह ब्रेन का, इन सभी का आपस में कनेक्शन रहता है। अगर आप समझे कि ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं तो न्यूरॉन्स के कुछ तार होते हैं या फिर एक तरीके की लाइन होती है। जिस तरीके इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं, वायर होते हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन के भी कुछ तार होते हैं, कुछ लाइंस होते हैं, और उसके अंदर भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के जैसा ही कुछ जो है वो प्रवाहित होता रहता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल समझो कि आपको कोई एनिमल, आपको मान लो कि कोई इंसेक्ट जो है वो बाइट कर गया है, मतलब कि आपको वह करड़ गया है, तब क्या होगा? मान लो कि आपके हाथ के ऊपर मॉस्किटो जो है उसने काट लिया है, तब क्या हुआ? आपका हाथ जो है वो दिमाग को संदेश भेजेगा कि भाई मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है। तो यह जो संदेश होगा वह संदेश यह न्यूरॉन के माध्यम से जाएगा, और यह न्यूरॉन के माध्यम से जो संदेश जाएगा तो उसके अंदर भी एक तरीके से यह इलेक्ट्रिसिटी के टाइप का ही यह कम्युनिकेशन चैनल होगा। और फिर दिमाग जो है, दिमाग वह आपको मैसेज भेजेगा दूसरे हाथ को कि भाई वहाँ पर जाके उस मॉस्किटो को जो है वो मारने का काम करो, या फिर उसकी कुछ मावजत जो है वो करो। तो यह सब बात आप समझ गए होंगे। हमारे दिमाग की अगर बात करें ब्रेन, तो ब्रेन के अंदर एक हिस्सा आता है, उस हिस्से को हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस वहीं से जो है यह सारी ग्लैंड यानी कि हमारी जो ग्रंथियाँ होती है, या फिर शरीर को जो यह न्यूरॉन्स के द्वारा मैसेज भेजने का, रिसीव करने का, यह सब जो काम करता है वह यह हाइपोथैलेमस के द्वारा ही करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर उसको रेगुलेट करने का और यह सब काम जो है वो भी करता है। यहाँ पर अब हम थोड़ी बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक, लाइट, हाइपोथैलेमस और न्यूरॉन, इन सब में क्या कॉमन है, या फिर यह सब जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे ही सुबह होती है
और मतलब कि मॉर्निंग जैसे ही होती है। तो और मॉर्निंग में सनराइज जैसे ही आते हैं, तो सनराइज जैसे ही हमारे शरीर के अंदर यानी कि हमारे शरीर के ऊपर पड़ते हैं तो क्या होता है, तो हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि अभी जो है वो सनराइज मुझे मिल रही है। और यही जो हाइपोथैलेमस जो है और हमारी स्किन के ऊपर, हमारी स्किन जो होती है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसे बोलते हैं मेलाटोनिन। यह मेलाटोनिन के ऊपर जब सनराइज गिरती है तो उसे पता चल जाता है कि भाई अभी सुबह हो गई। और मेलाटोनिन जो है वह अपना स्त्राव, यह एक केमिकल जो है वह हमारी स्किन से निकलना शुरू हो जाता है। और फिर यह मेलाटोनिन जो है वह एक तरीके से ऑर्डर देता है। क्या ऑर्डर देता है कि भाई अभी उठने का काम हो गया है या फिर सोने का काम हो गया है। जब मेलाटोनिन ज़्यादा होता है तो पता चलता है कि अभी सोना है, और कम होता है तो पता चलता है कि अभी उठना है। इस तरीके से यह पूरा का पूरा जो है वह चलता रहता है कि हमारी पूरी जो दिनचर्या शुरू होती है तो वह यह मेलाटोनिन, यह हाइपोथैलेमस और यह बायोलॉजिकल क्लॉक की मदद से चलती है, जो कि की पूरी सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट के साथ ही जुड़ी हुई है। दूसरी बात अभी हम यहाँ पर करती है, मैंने बोला कि पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर एनर्जी का अगर सबसे बड़ा कोई सोर्स है तो वह सन यानी कि सूर्य है। तो वह कैसे है वो हम समझते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आप यह भी समझते हैं कि पूरी की पूरी एनर्जी जहाँ से भी आती है तो वह सभी सन से ही आती है। चाहे वह एनर्जी ह्यूमन के अंदर आ रही हो, एनिमल के अंदर आ रही हो, बर्ड के अंदर आ रही हो, या फिर कोई भी एनर्जी जो है वो सन से ही आती है। किस तरीके से हम समझते हैं, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमारी जो बॉडी है उसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। जैसे कि आप इसको एक बाइक या फिर कार के एग्जांपल से समझ सकते हैं, बाइक का कार या फिर मोबाइल के एग्जांपल से। बाइक, कार या मोबाइल को काम करने के लिए क्या चाहिए, तो उसको चार्जिंग चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसी तरीके से बाइक और कार को क्या चाहिए, तो कि उसको पेट्रोल चाहिए या फिर डीजल चाहिए, वह उसके लिए एनर्जी का काम करते हैं। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, तो कि फूड से मिलता है, वाटर से मिलता है। फूड के अंदर से हमें वेरियस विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, स्टार्च, अलग अलग प्रकार की जो चीज़ है वह सब मिलती रहती है। अभी आपके दिमाग में होगा कि भाई ये सब हमें मिलते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सन का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने तो पहले बोला कि पूरी सभी एनर्जी सन से ही आती है, लेकिन हम तो यहाँ पर फूड खाते हैं, वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। और कार में और बाइक में जो चलते हैं वो तो पेट्रोल से आती है, तो उसका तो सन से के साथ कुछ लेना देना नहीं। तो अभी वो हम कनेक्ट करने की कोशिश करें। हम जो फूड खाते हैं तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम फूड कहाँ से खाते हैं। सबसे पहले हम फूड वेजिटेबल की बात करते हैं। तो वेजिटेबल जो होती है, वेजिटेबल, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वेजिटेबल जो है वह ग्रो किस तरीके से होती है। वेजिटेबल का ग्रोथ किस तरीके से होता है, तो वेजिटेबल का ग्रोथ होता है क्योंकि वेजिटेबल अपना जो खुराक है, अपना जो फूड है वह अपने आप बना सकते हैं, जबकि ह्यूमन जो है, ह्यूमन वह अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते वो भी हम समझेंगे। अगर मान लो कि ह्यूमन, इंसान जो है वो भी अपना फूड, अपना खुराक अपने आप ही बना सकता, तब तो यह पूरी झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, तब तो हमें कुछ काम धंधा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। वो हम थोड़ा समझेंगे। तो वेजिटेबल जो है वो अपना फूड किस तरीके से बना लेती है, तो वह इस तरीके से बनाती है कि उसके पास एक चीज़ होती है। क्या चीज़ होती है, तो कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो क्लोरोफिल नाम की एक चीज़ होती है जो वनस्पति के अंदर होती है, और वनस्पति के पास यह एक तरीके का केमिकल होता है। यह क्लोरोफिल नाम की चीज़ वनस्पति के अंदर क्या करती है, तो क्लोरोफिल नाम की चीज़ वनस्पति के अंदर सनरेज यानी कि जो सूर्य की किरणें होती है उन दोनों के साथ प्रक्रिया करके क्लोरोफिल के अंदर एक केमिकल होता है मैग्नीशियम नाम का जो है वो केमिकल होता है। तो क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ है कि जो सन रेज के हाजिरी में, सूर्य प्रकाश की जब प्रेजेंस होती है तो उसके साथ मिलकर एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकता है। क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर एक ऐसी ताकत है कि वो सनराइज को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और वह एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। ह्यूमन के पास क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम सनराइज को डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मान लो कि ह्यूमन के पास भी अगर क्लोरोफिल आ जाए तब हमें कुछ खाना पीना लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सनराइज में रहेंगे तभी हमें एनर्जी मिल जाएगी, लेकिन हमारे पास तो यह क्लोरोफिल है नहीं। बहुत सारी एल्गी होती है, एल्गी जिसे हम शैवाल बोलते हैं, या फिर जो पानी के अंदर जो देखने को मिलती है एल्गी, तो उसके पास भी कई बार यह क्लोरोफिल नाम का द्रव्य जो है वो रहता है। तो वो भी सनराइज की मदद से अपना खुराक, अपना फूड, अपनी एनर्जी अपने आप जो है वो बना सकती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्लोरोफिल, मैग्नीशियम यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसकी मदद से सनराइज की प्रेजेंस में वनस्पति जो है वह अपना खुराक खुद बना लेती है।
और जब वनस्पति यह खुराक खुद बना लेती है तो वनस्पति के पास एनर्जी आ गई। तो हम खाना क्या खाते हैं, तो हम तो वेजिटेबल्स खाते हैं। तो वेजिटेबल्स में हमें जो एनर्जी मिलती है वह एनर्जी वनस्पति ने खुद क्लोरोफिल के और सन लाइट के माध्यम से जो प्राप्त की है वही एनर्जी हमें मिलती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि मेन सोर्स हमें जो वेजिटेबल से मिल रहा है वह तो सन से ही मिल रहा है, क्योंकि वेजिटेबल ने वह सोर्स कहाँ से लिया था, तो वेजिटेबल ने वह सोर्स जो है वह सन से लिया था। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मैं तो वेजिटेबल्स खाता ही नहीं हूँ, मैं तो नॉन वेज हूँ, मैं तो नॉन वेजिटेरियन चीज़ें जो है वो खाता हूँ, चिकन और मटन वह सब मैं खाता हूँ। तो अभी इन लोगों को सन से क्या लेना देना, तो वो हम समझते हैं। तो अभी हमें समझना पड़ेगा कि अगर नॉनवेज में वो कोई भी एनिमल खा रहा है या फिर सी फूड खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, चलो मान लो कोई भी खा रहा है, तो यह जो एनिमल और यह जो सी फूड है उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है यह देखना पड़ता है। अगर हम एनिमल की बात करें तो इस एनिमल के पास जो एनर्जी आती है, तो एनिमल के पास आने वाली जो एनर्जी है वह भी तो वेजिटेबल से ही आती है ना, क्योंकि एनिमल जो है, फॉर एग्जाम्पल समझो कि हम डियर का एग्जाम्पल लेते हैं या फिर हैन का एग्जाम्पल ले लेते हैं या फिर गोट का या फिर काऊ का, किसी का भी एग्जाम्पल जो है वह ले लेते हैं। तो इन सब के पास एनर्जी कहाँ से आती है, तो यह सब जो है ग्रास खाते हैं यानी कि घास खाते हैं, या फिर कोई और वेजिटेबल्स जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स वह खाने का काम करते हैं, वह जो है वो खाने का काम कर सकते हैं। तो अगर इनडायरेक्टली देखें तो इनके पास जो एनर्जी आती है तो वो भी तो वेजिटेबल से ही आती है, और यही जो वेजिटेबल से जो एनर्जी प्राप्त होती है तो वही तो इसके अंदर ट्रांसफर होती है। तो अभी यहाँ पर यह बात तो कंप्लीट हो गई कि पूरा का पूरा मेन सोर्स जो है, मेन सोर्स वह क्या है, तो कि मेन सोर्स जो है वह तो एनर्जी का क्या है, तो कि यह सन है। सन से कहाँ से, सन से यह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेजिटेबल में, या फिर कोई ऐसी चीज़ में ट्रांसफ़र होती है कि जिसके पास क्लोरोफिल है, क्योंकि जिसके पास क्लोरोफिल है वह सन से डायरेक्ट एनर्जी ले लेगा, और उसी के अंदर से जो है वो ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर या फिर अलग अलग जगह के अंदर यह एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अभी साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी समझा देता हूँ। तो सन के अंदर से यह जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ पर एक काम करता है लिंडेंस 10% एनर्जी रूल। तो यह क्या है, यह भी हम साथ साथ देख लेते हैं। लिंडेन का 10% का एनर्जी ऊर्जा का जो नियम है वह भी यहाँ पर काम करते हैं। यह थोड़ी जल्दी समझ लेंगे क्योंकि इसका इस टॉपिक के साथ लेना देना नहीं। तो हमने देख लिया कि भाई सबसे बड़ा जो सोर्स है वह तो क्या है, सबसे बड़ा एंड वन एंड ओनली सोर्स जो है वह तो है सन। सूर्य के पास बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा है। तो सूर्य से जो एनर्जी, लिंडन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि जो मेन सोर्स सन है, सन से जो दूसरा एनर्जी जो लेता है तो वहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो वह 100% एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है, बल्कि सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती है। हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक लेवल के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है तो वह सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होती रहती है। आपको यहाँ पर आपने देखा होगा फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है हम वो समझ लेते हैं कि मान लो कि सन जो है, सन से एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, तो कि वेजिटेबल के अंदर। वेजिटेबल से कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, तो मान लेते हैं कि वेजिटेबल से जो है वो डियर के अंदर ट्रांसफ़र हुई। डियर से कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई, तो डियर को खा गया कौन, तो डियर को खा गया टाइगर, तो टाइगर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हुई। तो यह जो लिंडन था, लिंडन ने ऐसा बोला कि यह जो पूरा का पूरा जो ट्रांसफ़र होने की जो प्रक्रिया है तो यहाँ पर पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि सन के पास तो बहुत सारी एनर्जी है। तो वेजिटेबल क्लोरोफिल के माध्यम से सन से एनर्जी ग्रहण करता है। तो क्या वेजिटेबल ने संपूर्ण सन के पास जितनी एनर्जी है वह 100% पूरी की पूरी एनर्जी ले ली है, तो क्या नहीं, उसकी तो उतनी औकात भी नहीं है कि सन के पास जितनी एनर्जी है वह पूरी ले सके। यहाँ पर यह वही वाली बात है कि आप समुद्र को हाथ में लेने की कोशिश करें तो वो तो पॉसिबल है नहीं ना। तो मतलब कि सन के पास जितनी भी एनर्जी है उसमें से वेजिटेबल कितनी एनर्जी लेगा, मान लो कि सन के पास 100 एनर्जी है, 100, तो वेजिटेबल उसमें से सिर्फ 10 एनर्जी ले पाएगा, सिर्फ 10। क्यों, क्योंकि 10%, लिंडन ने ऐसा बोला था कि सिर्फ 10% एनर्जी ही ले पाएगा। अभी डियर जो है, डियर वह इस वेजिटेबल को खाएगा, ग्रास को खाएगा, तो डियर के पास कितनी एनर्जी आएगी, तो इसका 10% होगा 1। तो डियर के पास सिर्फ एनर्जी 1 ही आएगी। एनर्जी, टोटल एनर्जी सन के पास 100 थी, 100 में से 10 वेजिटेबल में ट्रांसफर हुई और इसका 10% है, डियर के पास 1 जो है वो मिली। अभी डियर को कौन खाएगा, टाइगर, तो टाइगर को एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, तो इसका 10%, तो इसका 10% होगा 0.1। यहाँ पर दूसरी बात यह भी हमें देखने को मिलती है, कई लोग बात करते हैं कि वेज और नॉन वेज, तो अगर इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलती है, अगर देखने की कोशिश करें तो सीधा हिसाब है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें वेज में मिलती है। क्यों, क्योंकि वेज में जो है वह 10% मिलेगी। अगर हम एनिमल को खाएंगे, नॉन वेज लोग जो है एनिमल खाते हैं या फिर सी फूड खाते हैं, तो उसमें तो उसको तो जो एनर्जी मिलती है तो वो उसका भी 10% हो जाएगा, तो मतलब कि एनर्जी कम मिलती है। आपने कई सारे लोगों को यह भ्रम फैलाते हुए या फिर यह अफवाह फैलाते हुए सुना होगा कि नॉन वेज खाने से ताकत मिलती है, नॉन वेज खाने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। लेकिन लिंडन के हिसाब से या फिर साइंटिफिक तरीके से हम देखें तो पता चलता है कि
ऐसा है नहीं, बल्कि असल में तो क्या है, वेज खाने से एनर्जी ज़्यादा मिलती है, नॉन वेज में एनर्जी कम मिलती है, लिंडन के नियम के अनुसार। दूसरी बात यहाँ पर यह भी क्लियर करना जरूरी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नॉन वेज को प्रीफर करते हैं। फिर कई बार आपने ऐसा भी बोला होगा कि कई बार तो डॉक्टर लोग जो होते हैं, डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करते हैं कि आपको नॉन वेज खाना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, तो वो हम समझते हैं। नॉन वेज कई बार खाना इसीलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि नॉन वेज में कई बार ऐसे न्यूट्रिएंट्स, ऐसे प्रोटीन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ अलग प्रकार के प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ नॉन वेज में से ही मिल सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि विटामिन ई है, या फिर कुछ ऐसे विटामिन है जो कि आइज़ के लिए, आंखों के लिए, हमारी स्किन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो वो कई बार सिर्फ सी फूड से ही मिलते रहते हैं। कुछ ऐसा प्रोटीन है, अगर हम बात करें तो प्रोटीन का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा स्रोत जो है वो एग यानी कि अंडे और नॉनवेज जो है वो है। तो इसी तरीके से न्यूट्रिएंट की जब बात होती है तब नॉनवेज जो है उसके अंदर ज़्यादा मिल सकता है, यह बात कर सकते हैं। तो आप अभी यह पूरा का पूरा जो हिसाब जो है वो समझ के होंगे। इसके साथ एक और टॉपिक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये लिंडन ने ऐसी बात बोली थी, लिंडन ने जो है वो ऐसी बात बोली थी। लेकिन यहाँ पर एक और बात, एक और टॉपिक भी इसके अंदर समझना हमें जरूरी हो जाता है। वह एक कीवर्ड आता है बायो एक्यूमुलेशन। यहाँ पर एक और कीवर्ड जो है वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हम साथ में समझ लेते हैं। बायो एक्यूमुलेशन क्या है वह समझते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होना है? एक्यूमुलेशन का मतलब है स्टोर होना। कोई एक चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक जगह पर स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझो, और यह ज़्यादातर जो होती है, यह जो एक्यूमुलेशन, यह कुछ इस प्रकार की चीज़ होती है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, या फिर एबायोटिक होती है। एबायोटिक का मतलब होता है कि जिसमें जीव नहीं है वह। यहाँ पर मैं पूरा आपको टॉपिक नहीं समझा रहा हूँ, हालांकि एबायोटिक पे ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर हो सकता है, लेकिन आप समझो कि बायो एक्यूमुलेशन का संबंध क्या है। एक्यूमुलेशन का मतलब स्टोर करना, स्टोर मतलब कि कई बार ऐसी चीज़ जो डाइजेस्ट नहीं होती है। चलो हम सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कोई काऊ है, गाय है, तो गाय जो है, गाय वो कुछ चीज़ खा रही है, मान लो कि यह चीज़ वनस्पति की ग्रास, तो इसको इसने खा लिया, लेकिन इस ग्रास के अंदर प्लास्टिक भी था, वो भी उसने साथ साथ खा लिया। तो क्या होगा? तो यह काऊ जब यह पूरी की पूरी चीज़ खा लेगी तो क्या होगा? घास जो होगा उसका तो डाइजेशन हो जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म के द्वारा उसका डाइजेशन हो पाएगा। लेकिन यह जो प्लास्टिक है वो तो डाइजेस्ट होगा नहीं, तो वो क्या होगा? वो उसके शरीर के अंदर स्टोर हो जाएगा, दूसरे दिन वह दूसरी चीज़ खाएगी, मान लो कि दूसरा प्लास्टिक खाती है, तो क्या होगा? वह भी स्टोर होता रहेगा। तो मतलब कि इसी तरीके से यह प्लास्टिक जो है उसका तो डाइजेशन हो गई, वह तो किसी भी प्रकार से न्यूट्रिएंट भी नहीं बनेगा, या फिर वह तो बाहर भी नहीं निकलेगा। तो वह की दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक विल कीप्स ऑन स्टोरिंग इन काउस स्टमक, मतलब कि इस प्रकार का जो स्टोरेज है वह उसके अंदर स्टोर होता ही रहेगा। तो मतलब कि दिन ब दिन यह जो प्लास्टिक है वह क्या हो जाएगा? दिन ब दिन वह बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। मतलब कि यह पूरा का पूरा कचरा जो एबायोटिक है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसमें तो एनर्जी मिल जाएगी, या फिर उसमें से जो कचरा है वो निकल जाएगा। लेकिन जो एबायोटिक कंपोनेंट है जो नहीं निकल पाएगा, तो वो तो काऊ के अंदर क्या हो जाएगा? काऊ के अंदर वहीं पर स्टोर हो जाएगा, जो एबायोटिक है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। मतलब कि वह अपने आप में वह कचरा जो है स्टोर होता रहेगा। और तो लिंडन का जो रूल था उसी के अंदर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लिंडन ने क्या बोला? लिंडन ने ऐसा बोला कि अगर यह बायो एक्यूमुलेशन होता है कुछ जहर का, या फिर मान लो कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है उसका जो बायो एक्यूमुलेशन होता है, तो बायो एक्यूमुलेशन के अंतर्गत जब एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, यानी कि एक चेन से दूसरी चेन में जब जाता है, तब यह जो यहाँ लिंडन ने ऐसा बोला कि इसमें जो यह कम होता था, लेकिन अगर वह एबायोटिक कंपोनेंट है तो यह 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा। मतलब कि समझो, वेजिटेबल के अंदर जहर है, वेजिटेबल के अंदर पेस्टिसाइड डाल दिया है, तो वह वेजिटेबल के ऊपर जितना असर करेगा उससे ज़्यादा असर किसके ऊपर करेगा? डियर के ऊपर, जो उसको खाने वाला है उसके ऊपर 10 गुना ज़्यादा असर करेगा। यहाँ पर दूसरी बात समझते हैं। मान लो कि एक रैट है, रैट ने कोई पॉइजन खा लिया, कोई जहर खा लिया, तो रैट के ऊपर जितना असर करेगा उससे 10 गुना ज़्यादा असर किसके ऊपर करेगा? तो उससे 10 गुना ज़्यादा असर स्नैक के ऊपर करेगा, अगर मान लो स्नैक उसे खाता है तो यही लिंडन का रूल है। लिंडन का रूल जो 10% का रूल है, वह 10% के साथ साथ 10 गुना, यानी कि 10 गुना रूल भी उसी के ऊपर लागू होता है। मतलब कि अगर कोई
एक चीज़ किसी ए बायोटिक चीज़ को या फिर बायो एक्यूमुलेशन वाली कोई चीज़ को खा लेता है तो उसके नीचे का या फिर उसके ऊपर का जब उसे खाता है तो उसके ऊपर उस जहर का असर कितना होगा, सबसे ज़्यादा होगा। दूसरी बार वही रेट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो रेट ने मान लो कि पॉइजन खा लिया तो रेट को जितनी असर होगी उससे ज़्यादा असर किसको होगी, रेट को खाने वाले को होगी, रेट को खाने वाले। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जूनोटिक डिसीज और यह सब जो है वो होता रहता है। तो यह सब पूरी की पूरी अलग बात ही, अभी तो इसके ऊपर ज़्यादा बात करते नहीं। तो यह जो सबसे ज़्यादा असर होती है, यह जो ज़्यादा असर होती है इसे हम क्या बोलते हैं, यह जो ज़्यादा असर होती है ना इसे बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन शब्द जो है वो मैग्नीफायर से आया है। मैग्नीफायर का मतलब क्या है, मैग्नीफायर का मतलब वो जो कांच होता है ना वो इस तरीके से कांच आता है। तो आपने देखा होगा कि इस कांच से क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे सनलाइट की हाजिरी में तो वह बड़ी दिखती है, बड़ी दिखती है। साइंटिस्ट लोगों के पास होता है और वॉच रिपेयरिंग वाले होते हैं तो उनके पास भी होता है, इसे हम मैग्नीफायर बोलते हैं। तो बायोमैग्निफिकेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि दूसरे टॉपिक में जब वह जाता है तो उसकी जो ताकत है वह बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यह तो हमारा टॉपिक था नहीं, लेकिन साथ साथ हमने बायो एक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन है वो भी हमने साथ साथ कवर कर लिया। अभी आगे चले जाते हैं कि भाई आगे क्या है। कि हम बात कर रहे थे लाइट की। लाइट क्या है, तो कि सनलाइट की। लाइट का मतलब हमने देखा था कि लाइट लाइफ से संबंधित है। हमने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में देखा और उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि लाइफ जो है हमारी पूरा का पूरा जीवन जो है वो लाइट से ही संबंधित है। उसके बाद मैंने देखा कि एनर्जी जो है, एनर्जी का किस तरीके से संबंध है, सन से एनर्जी हमें मिलती है। दूसरी बात, अभी मान लो कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले टी यानी कि चाय पीते, तो चाय के द्वारा या फिर मान लो कि कॉफ़ी पीते, तो इससे आपको जो एनर्जी मिलती है तो वह इनडायरेक्टली तो सन से ही मिलती है। क्योंकि चाय बनाने के लिए सबसे पहले तो मिल्क की ज़रूरत होती है। तो मिल्क कहाँ से आता है, मिल्क एनिमल से, काऊ से या फिर भैंस से, गाय से, भैंस से आता है। तो काऊ के और भैंस के अंदर यह दूध बनने की प्रक्रिया है, वह इनडायरेक्टली तो वह एनिमल, वह गाय या भैंस है, उसको एनर्जी कहाँ से मिली है, तो वो तो सन से ही मिली है। या फिर चाय पत्ती है या फिर कॉफ़ी का जो छोड़ है, वो जो प्लांट है, कॉफ़ी के गार्डन है, वहाँ पर जब उसका प्लांटेशन किया होगा तो उसको भी एनर्जी जो है वह सन से ही मिली होगी। क्योंकि टी प्लांट एंड कॉफ़ी प्लांट इन दोनों के पास क्या है, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम जो है वो होगा। तो मतलब कि इनडायरेक्टली तो हमें इसी तरीके से मिलती है। अभी मान लो कि आप नहाने जाते हैं या फिर एनर्जी प्राप्त करते हैं, नहाने जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का और उन सब का प्रयोग करते हैं, तो उसके अंदर भी जो एनर्जी आती है वो भी सन से ही आती है। मान लो कि आप नहाने जा रहे थे और वहाँ पर आपने सोलर वाटर हीटर का प्रयोग किया, तो सोलर वाटर हीटर, सोलर एनर्जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, फोटोवोल्टिक, वो सन रेज को डायरेक्टली ही एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते रहते हैं। मतलब यह तो अभी आपके दिमाग में फिट बैठ गया होगा। अभी दूसरी बात समझते हैं कि कई बार क्या होता है, हमारी जो स्किन है और हमारे जो बोन है, मतलब कि हमारी जो हड्डी है, इन दोनों की थोड़ी बात जो है वो करते हैं। जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर सनलाइट जो है पड़ती है, सनलाइट, तो वैसे ही हमारा शरीर के अंदर, शरीर की जो स्किन होती है उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, तो वह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर विटामिन डी जो है, विटामिन डी, उसका फॉर्मेशन, उसका निर्माण जो है वो शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि विटामिन डी जो है वो हमारी स्किन के लिए और हमारी बोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर WHO के हिसाब से और अलग अलग साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से देखें तो हम मनुष्य के लिए हर रोज़ का 3 माइक्रोग्राम का ये जो विटामिन 3 है, विटामिन डी, इसे विटामिन D3 भी बोलते हैं, D3। और इसका अगर नाम देखते हैं तो इसका जो साइंटिफिक नेम वो कोल कैल्सीफेरोल। तो मतलब कि ये सनलाइट की हाजिरी में हमारी स्किन क्या करती है, विटामिन D3 का निर्माण करती है। और WHO ने ऐसा बोला है कि हर एक मनुष्य को एक दिन का 3 माइक्रोग्राम विटामिन D3 जो है वो तो मिलना ही चाहिए। ये विटामिन D3 हमारी स्किन के अंदर और बोन के अंदर क्या करता है वो हम समझते हैं। अगर विटामिन D3 हमें मिलना बंद हो जाता है तो क्या होता है, हमारे जो बोन, हमारी जो हड्डी होती है वह ब्रेक होने लगती है या फिर वह विकृत होने लगती है। कई बार क्या होता है कि वह एक तरीके से अच्छे से काम नहीं करती है और वह लूज़ हो जाती है, कई बार इतनी कमज़ोर हो जाती है कि अगर आप थोड़ा बहुत गिर जाते हैं तब भी आप जो है वो, आपकी हड्डी जो है वो टूट जाती है। तो और कई बार आपने एक रोग सुना होगा, रिकेट्स या फिर रिक्टेस। तो रिक्टेस नाम का जो रोग होता है वो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से ही होता है। वह इसीलिए क्योंकि उसको पूरी मात्रा में सनलाइट नहीं मिली है, कोल कैल्सीफेरोल नहीं मिला है, ये जो विटामिन D3 है वह नहीं मिला है। इसी तरीके से एक दूसरी समस्या है जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो एक तरीके से कैल्शियम की गैर हाजिरी से होने वाली
बोन की एक डिसीज़, एक बीमारी है। कैल्शियम जो है वो हमारी बोन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैल्शियम जो है वही हमारे हड्डी को स्ट्रांग, मजबूत बनाता है। और अगर मान लो कि कैल्शियम की आपने कई बार देखा होगा कि किसी को अगर फ्रैक्चर हो गया है हाथ में, पग में, कहीं पे भी, तो वो उसको कैल्शियम की गोली तो दे ही देंगे, क्योंकि वो हमारे बोन को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर मान लो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है वो भी होती है। जो इसमें क्या होता है कि जो हमारी हड्डी होती है, जो बोन होते हैं, वो बहुत ही नरम हो जाते हैं। तो इन सब में भी हम देखते हैं कि सनलाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरी बात समझते हैं कि जैसे ही हमारा सनलाइट जो है, सनलाइट वह हमारी स्किन के अंदर संपर्क में आती है, या फिर हमारे ब्लड के हमारी स्किन के अंदर संपर्क में आती है, और उसके बाद स्किन के साथ संपर्क में आने के बाद सनलाइट, और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद यह ब्लड के अंदर यह सनलाइट जाती है। और ब्लड के अंदर यह सनलाइट जाने के बाद क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर एक चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक चीज़ होती है 7-डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7-डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये जो 7-डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का जो केमिकल होता है, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सनलाइट स्किन के संपर्क में आने के बाद, ब्लड के अंदर जाने के बाद, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह 7-डीहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यह एक केमिकल है। इसके अंदर कन्वर्ट होने से क्या होता है, इसके अंदर कन्वर्ट होने से ही हमें जो मिलता है वह विटामिन D3 मिलता है, जिसे हम कोलकैल्सिफेरॉल बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको यह विधि भी बता दी कि कोलकैल्सिफेरॉल, विटामिन D3 का फॉर्मेशन सनलाइट से कैसे होता है। सनलाइट से वह स्किन में आता है, ब्लड में आता है, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल में, और फिर यह 7-हाइड्रो जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर निर्माण हो जाता है। और D3 का महत्व क्या है वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि यह रिकेट्स नाम की बीमारी से बताते हैं। बोन जो है उसको मजबूत बनाते हैं, और बोन को, हड्डी को जो जरूरी मात्रा में कैल्शियम चाहिए होता है, तो वह कैल्शियम इस कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से देने का जो है वह कार्य करता है। अभी आपने देख लिया होगा कि यह दिवाली का त्यौहार जो हम मना रहे हैं, इसके अंदर इसे हम लाइट का त्यौहार बोलते हैं। लेकिन तो अभी हमने देख लिया कि लाइट हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। लाइट को इसीलिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब था उसकी शोध को भी, उसकी जो इन्वेंशन हुई थी, तो उसे भी एक रीति रिवॉल्यूशन, क्रांतिकारी माना गया था, क्योंकि उससे हमारे ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी क्रांतिकारी जो है वो आ गई थी। और इसी से भी आपने देखा होगा कि यह पूरा का पूरा किस तरीके से संबंधित है। तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली की खूब सारी शुभकामनाएं।